Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. गाजा में चल रही जंग के बीच इजराइल को एक और झटका लगा है। 11 नवंबर 2023 को यूनाइटेड नेशंस में इजरायली सेटलमेंट्स के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। 145 देशों ने समर्थन में वोट दिया, इनमें भारत भी था। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले का भारत ने विरोध किया था। इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई थी। यूएन में इजराइल के खिलाफ वोटिंग करने से बच रहा था। माना गया कि भारत इजराइल फिलिस्तीन पर अपना स्टैंड बदल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आम नागरिकों को नुकसान बढ़ रहा है, भारत के रुख में भी बदलाव दिखने लगा है। इससे पहले फ्रांस ने इजराइल से युद्ध विराम की अपील की थी। फ्रांस से पहले अमेरिका ने इजराइल के पोस्ट वॉर प्लान को खारिज किया था। दरअसल इजराइल युद्ध के बाद गाजा का सिक्योरिटी कंट्रोल अपने पास रखना चाहता था। अमेरिका बोला, ये नहीं हो सकता। जंग के बाद 1 इंच जमीन इधर उधर नहीं होगी। तो आज हम जानेंगे क्या इजराइल का सपोर्ट कमजोर पड़ रहा है, गाजा के अस्पतालों पर हमले क्यों हो रहे हैं और इजराइल हमास जंग में अब क्या हुआ। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले एक प्रस्ताव का मजमून सुनिए। इजराइल के कब्जे वाली फिलिस्तीनी टेरिटरी, जिसमें ईस्ट जेरूसलम और गोलन हाइट्स का इलाका भी शामिल है, में बनाए गए सेटलमेंट्स अवैध हैं। ये शांति और आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधक हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? जून 1967 की बात है। अरब देशों ने इजराइल के बॉर्डर पर सेना तैनात की, लेकिन जब तक वे हमला करते, इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी। महज 6 दिनों में अरब देश पस्त हो गए। इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला और सीरिया का गोलन हाइट्स हथिया लिया। फिर 1973 में चौथा अरब इजराइल युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला को लौटा दिया, मगर गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स में अपना कंट्रोल बना कर रखा। गाजा में तो 2005 तक शासन भी किया, फिर निकल गए। सारे सेटलमेंट्स खत्म कर दिए गए। हालांकि वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स में उनके सेटलमेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस कब्जे को अवैध बताती है, लेकिन इजराइल वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है। यही मुद्दा स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की स्थापना में सबसे बड़ा अड़ंगा लगा रहा है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जंग के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में है। इजराइल के आलोचकों का कहना है कि हमास का हमला अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे इजराइल की दमनकारी नीति का भी हाथ था। इशारा सेटलमेंट्स की तरफ था। युद्ध के बाद इजराइल गाजा में ऐसे ही सेटलमेंट्स बसाने का प्लान बना रहा है। इसलिए 11 नवंबर को यूएन में लाया गया प्रस्ताव बेहद अहम था। इसमें किस किस गतिविधि की निंदा की गई? वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स में जमीन पर अवैध कब्जा, स्थानीय लोगों की आजीविका को प्रभावित करना, आम लोगों को उनकी जगह से जबरन हटाना और उनकी जमीन हथियाना। प्रस्ताव में यह भी दर्ज था कि अब तक जितने भी अवैध सेटलमेंट्स बने हैं, उन्हें इजराइल को फौरन खाली कर देना चाहिए। प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो महज 7 देशों ने इजराइल के पक्ष में वोट डाला। कौन कौन? इजराइल, अमेरिका, हंगरी, कनाडा, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया और नाउरू। 145 देशों ने इजरायली सेटलमेंट्स की आलोचना की और उन्हें तुरंत खाली करने की मांग दोहराई। इन देशों में भारत के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जापान और रूस भी थे। इससे कुछ दिनों पहले ही इजराइल के खिलाफ एक और प्रस्ताव लाया गया था। उसमें मांग रखी गई थी कि इजराइल फौरन युद्ध विराम करे और मानवीय मदद का रास्ता खोले। वो प्रस्ताव जॉर्डन लेकर आया था। 120 देशों ने समर्थन में वोट दिया, मगर भारत ने वोटिंग से परहेज किया। इसे प्रो इजराइल फैसले के तौर पर देखा गया। बाद में भारत को सफाई देनी पड़ी। भारत ने कहा कि उस प्रस्ताव में हमास के आतंकी हमले की आलोचना नहीं की गई थी, इसलिए हमने वोटिंग नहीं की। उस टाइम एब्सेंट रहने वालों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी थे। ये देश इजराइल के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। इन सबने सेटलमेंट्स वाले प्रस्ताव पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है। इसको इजराइल के घटते सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी वजह आगे बताएंगे, पहले सेटलमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सेटलमेंट्स एक तरह की बस्ती है जिसे कब्जे वाली जमीन पर बसाया जाता है। इनमें रहने वाले इजरायली नागरिकों को सेटलर्स कहते हैं। पहला सेटलमेंट सितंबर 1967 में बना था, वेस्ट बैंक में। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद नए सेटलमेंट्स का निर्माण रोक दिया गया, लेकिन जो पहले से बसे थे उनको बढ़ाना बंद नहीं किया गया। 1993 में वेस्ट बैंक में लगभग 2.5 लाख सेटलर्स थे। 2023 में उनकी संख्या बढ़कर 7 लाख तक पहुंच चुकी है। इजराइल सरकार ने लचीली पॉलिसीज बनाकर उन्हें बढ़ावा दिया। मसलन सेटलर्स को टैक्स में छूट दी गई, सरकारी मदद मिली, सेना ने सिक्योरिटी दी, बाकायदा विज्ञापन चलाकर सेटलमेंट्स में बसने के लिए कहा गया।
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक की कम से कम 40% जमीन पर इजरायली सेटलर्स का कब्जा है। 26% जमीन को इजरायल अपना कानूनी अधिकार जताता है। ये बस्तियां अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं और एक दूसरे से अलग अलग हैं। सेटलमेंट्स को तारों और जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम से घेरा गया है। स्थानीय नागरिकों को उनमें जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा समझिए कि आपकी जमीन के प्लॉट के बीचों बीच किसी और ने अपना घर बना लिया हो। वेस्ट बैंक में जो 60% जमीन बची है, उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। आए दिन सेटलर्स हंगामा करते हैं, हिंसा करते हैं, स्थानीय फिलिस्तीनी नागरिकों का जीना मुश्किल करते हैं। इसके चलते फिलिस्तीन देश की संभावना लगातार घटती जा रही है। यूएन में इसके खिलाफ कई बार प्रस्ताव लाया जा चुका है, मगर इजरायल इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही वो मानने की इच्छा रखता है। हालिया प्रस्ताव का भी कोई असर नहीं होगा। हालांकि इसका असर गाजा में चल रही जंग पर जरूर पड़ेगा। वजह क्या है? हमास के हमले के बाद साथ खड़े कई देशों ने आम नागरिकों को हो रहे नुकसान की आलोचना की है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, दोहरापन। यूक्रेन और गाजा पर पश्चिमी देशों का दोहरापन साफ साफ दिख रहा है। जो पश्चिमी देश रूस पर यूएन चार्टर के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, वही गाजा में मानवाधिकार उल्लंघन पर चुप हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका का है। उन देशों में सरकारों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। गाजा में बच्चों और आम नागरिकों की हत्या को जायज ठहराना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि ये टैक्टिकल संघर्ष विराम पर जोर देने लगे हैं। अमेरिका ने यूएन में तो इजरायल का साथ नहीं छोड़ा, मगर पब्लिकली दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। नंबर 2, अरब देशों की नाराजगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 10 नवंबर को ओमान के अमेरिकी दूतावास से एक डिप्लोमेटिक केबल वॉशिंगटन भेजा गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, खुफिया एजेंसी CIA और FBI को। इसमें लिखा था, हमारी सरकार बिना किसी शर्त के इजरायल को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में हम पीढ़ियों तक अरब देशों का सपोर्ट खो देंगे। फिर 11 नवंबर को रियाद में अरब इस्लामिक समिट बुलाई गई। इसमें दुनिया भर के इस्लामी देशों के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी आए थे। ईरान को इस जंग में भागीदार बताया जा रहा है। लेबनान में उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजरायल पर कई हमले किए हैं। खैर, समिट में क्या क्या मांगे रखी गई? मिडिल ईस्ट में यूएस के मिलिट्री बेस से इजरायल भेजे जाने वाले सैन्य साजो सामान को रोका जाए। इजरायल से सारे आर्थिक और डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़े जाएं। दबाव डालने के लिए कच्चे तेल का इस्तेमाल किया जाए। इजरायल से आने और इजरायल को जाने वाली फ्लाइट्स को अरब देशों के एयर स्पेस में घुसने ना दिया जाए। अमेरिका, यूरोप और रूस में साझा डेलीगेशन भेजा जाए। वे युद्ध विराम का रास्ता तैयार करें। 7 देशों ने इन मांगों को खारिज कर दिया। कौन कौन? सऊदी अरब, UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मॉरिटियाना, जिबूती, जॉर्डन और इजिप्ट। फिलहाल तो अरब देश ये सख्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे कब तक रुके रहेंगे ये कहना मुश्किल है। अब जंग की अपडेट्स जान लेते हैं। इजरायल हमास जंग 38वें दिन भी जारी है। अब तक कितना नुकसान हो चुका है? इजरायल का दावा, हमास के हमले में उसके 1200 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। इनमें 300 से अधिक सैनिक थे। जमीनी हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों की संख्या 40 के पार जा चुकी है। 240 बंधक हमास के कब्जे में हैं। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, इजरायल के हमले में 11,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमास को हुए नुकसान का स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक गाजा सिटी के 2 सबसे बड़े अस्पताल बंद हो चुके हैं। एक है अल शिफा, दूसरे का नाम है अल कुद्स अस्पताल। इजरायल का आरोप है कि अल शिफा में हमास का दफ्तर है। अस्पताल के नीचे सुरंग है, वहां हथियार छिपाए गए हैं। आरोप ये भी है कि हमास मरीजों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह कर रहा है। हमास क्या कहता है? वो कहता है इजरायल झूठ बोल रहा है। बिजली सप्लाई बंद होने के चलते नवजात बच्चों की मौत हुई है, इसे रोकना जरूरी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इजरायल पर दबाव भी बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का बयान इसी तरफ इशारा करता है। एक इंटरव्यू में वो बोले, हम अस्पतालों में हिंसा देखना नहीं चाहते। इसको लेकर इजरायली सेना से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। सुलिवन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का बयान भी चर्चा में आया। मैक्रो ने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर बमबारी हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है और कानूनी आधार भी नहीं है। हमारी गुजारिश है कि इजरायल को अब रुक जाना चाहिए। जानकार कहते हैं कि अस्पताल का मुद्दा इजरायल पर भारी पड़ने लगा है। ग्राउंड पर तो सेना बढ़त में है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर दबाव बढ़ रहा है। उन्हें अपना मिलिट्री कैंपेन रोकना पड़ सकता है। ये 1967 और 1973 के अरब इजरायल वॉर और 1982 के लेबनान वॉर में भी हो चुका है। इसका असर इजरायल के मकसद पर पड़ सकता है। मकसद क्या है? हमास का खात्मा और 200 से अधिक बंधकों की रिहाई। इसी इरादे से इजरायली सेना ने पहले हवाई हमला शुरू किया, अब ग्राउंड फोर्स भी और जोर लगा रही है। मगर हाल फिलहाल में दोनों मुख्य लक्ष्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं।
इस बीच ब्रिटेन से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया है। उनका मंत्रालय जेम्स क्लेवरली को सौंपा गया है। क्लेवरली इससे पहले विदेश मंत्रालय संभाल रहे थे। विदेश मंत्रालय का जिम्मा अब डेविड कैमरन संभालेंगे। कैमरन मई 2010 से जुलाई 2016 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी तक वो संसद के सदस्य नहीं थे। मंत्री बनाने के बाद उन्हें ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सीट दी गई है। अब सवाल उठता है कि ब्रेवरमैन को हटाया क्यों गया। चर्चा है कि इसका संबंध इजराइल हमास जंग से है। दरअसल 9 नवंबर को ब्रेवरमैन ने टाइम्स अखबार में एक आर्टिकल लिखा था। लंदन पुलिस पर पक्षपाती रवैया अपनाने के आरोप लगाए। कहा कि पुलिस प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट के प्रति उदार रही है, जबकि दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों पर सख्त रहती है। इसको लेकर ब्रेवरमैन की आलोचना हो रही थी। प्रधानमंत्री सुनक पर भी दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार 13 नवंबर की सुबह उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। 13 महीनों के अंदर सुएला ब्रेवरमैन को दूसरी बार सरकार से निकाला गया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने उनसे इस्तीफा लिया था। तब ब्रेवरमैन पर प्राइवेट ईमेल से गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप लगा था। अब ब्रेवरमैन की कहानी भी जान लीजिए। ब्रेवरमैन की पैदाइश लंदन के हैरो टाउन की है। अप्रैल 1980 की। पिता गोवा के रहने वाले हैं। मां का जन्म मॉरिशस के तमिल परिवार में हुआ था। सुएला के पैदा होने से 20 बरस पहले उनके माँ बाप ब्रिटेन में बस गए थे। परवरिश वेम्बले शहर में हुई। कानून की पढ़ाई की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई है। उसी दौरान राजनीति में रुचि दिखने लगी थी। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कंजर्वेटिव एसोसिएशन से जुड़ी। उनके फुल टाइम पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 2003 में हुई। ब्रिटेन के ब्रेंट में इलेक्शन होने थे। कंजर्वेटिव पार्टी की लिस्ट में सुएला का नाम था, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं था। इसलिए अपनी मां उमा फर्नांडिस को खड़ा किया। ऐसी कैंपेनिंग की कि उमा जीत गई। इसके बाद सुएला का नाम राजनीतिक हलकों में उभर कर सामने आने लगा। हालांकि संसद पहुंचने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। 2015 में पहली बार संसद पहुंची। 2020 में बोरिस जॉनसन सरकार के दौरान अटॉर्नी जनरल का पद मिला। पार्टीगेट स्कैंडल के बाद जुलाई 2022 में जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर पीएम की रेस हुई। इसमें सुएला ने भी दावेदारी पेश की, फिर बीच में रेस से हट गई। लिज ट्रस को समर्थन दिया। ट्रस जीती। उनकी कैबिनेट में सुएला को गृह मंत्रालय मिला, मगर जल्दी ही इस्तीफा भी देना पड़ा। फिर ट्रस को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तब सुनक प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सुएला को फिर से गृह मंत्री बनाया। अब जाकर वही एक चक्र दोहरा दिया गया। 2022 में ब्रिटेन में मचे राजनीतिक बवाल की कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देश दुनिया के तमाम हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया। शुभ रात्रि।